हाँ तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पहले आपको सेल के बारे में बताया था, सेल क्या होता है। किसी भी सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। उन दोनों टर्मिनलों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो भागों में बढ़ता है। अगर ये सेल ओपन सर्किट में है, यानी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है। और यदि करंट फ्लो हो रहा है, अर्थात क्लोज्ड सर्किट में है, तो जो करंट फ्लो होता है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पहले मैं ये बात बता चुका हूँ आपको। और जब करंट सेल के अंदर से फ्लो होती है तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोडों के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं सेल का। ये सब बातें हम बता चुके हैं। अब आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में बताऊंगा। सेलों को जोड़ना, हम सेलों को भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले सेल इन सीरीज, माना n सेलों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, ये प्लस माइनस, इसी प्रकार से फिर आगे प्लस माइनस, इस तरह से हमने n सेलों को जोड़ दिया। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर R है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये सेलों का ईएमएफ जुड़ जाएगा। अगर हर सेल का ईएमएफ E है तो टोटल ईएमएफ N, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस यदि स्मॉल r है तो सारे सीरीज में है NR हो जाएगा। तो करंट जो होगा I बराबर वो टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस कितना, NE बटे R प्लस NR। अगर ये R की वैल्यू N से बहुत ज़्यादा है, इस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम क्या कर सकते हैं, इस NR को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब I की वैल्यू हो जाएगी NE बटे R, NE बटे R। इसका मतलब एक सेल का जो करंट होगा वो होगा I बराबर E अपॉन R, और यहाँ आ गया N टाइम्स। यानी अगर हम सेलों को सीरीज में जोड़ें तो हमने देखा जो करंट है वो N टाइम्स बढ़ गई ड्यू टू द सिंगल सेल, N टाइम्स बढ़ जाती है सीरीज में जोड़ने से। दूसरी ओर अगर R की वैल्यू NR से काफ़ी कम है तब NR डोमिनेंट हो जाएगा, NE बटे NR, और I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन R। यानी तब जो होगा I की वैल्यू एक सेल के बराबर होगी। तो इसका मतलब सीरीज में करंट मैक्सिमम कब होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब हम देखते हैं सेल इन पैरेलल। सारे सेलों के पॉजिटिव टर्मिनलों को एक एंड से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनलों को एक एंड से कनेक्ट कर दिया। माना ऐसे n सेल हमने ले लिए, तब क्या होगा, इनका इक्वलेंट पैरेलल में जोड़ दिया N बटे R, और R इक्वलेंट की वैल्यू होगी R बाई N। क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो एंड पॉइंटों पर डिपेंड करता है, इसीलिए सबकी ईएमएफ इसकी कैपिटल E होगी। तब करंट कितनी फ्लो होगी सर्किट में, I बराबर टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस, और I बराबर हो गई हमारी E बटे टोटल रेजिस्टेंस हो गया R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का सम R बाई N। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो NE बटे NR प्लस स्मॉल r आ गया। इसमें भी हम स्पेशल केस देखते हैं। यदि हमारा कैपिटल R इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी बड़ा है तो स्मॉल r को हम छोड़ सकते हैं, और उस स्थिति में I बराबर E अपॉन R आ जाएगा। यानी जैसे कि एक सिंगल सेल हो, यानी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से और पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो करंट की वैल्यू कम होगी। जबकि दूसरे केस में अगर R की वैल्यू काफ़ी कम है तो R नेगलेक्ट हो जाएगा NE बटे R, अर्थात करंट की वैल्यू N टाइम्स बढ़ जाएगी एक सेल के मुकाबले। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो लो होना चाहिए पैरेलल में। अब हम देखते हैं इन सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ। अगर हमारी, ये तो हमने बताया, मान लिया था हमने कि सारे सेल का ईएमएफ E है। अगर डिफरेंट ईएमएफ है तब क्या होगा,
देखिए 2 सेल हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक का EMF E1, एक का E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। तब इनका R इक्वलेंट क्या होगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो अब मुझे जैसे इक्वलेंट निकालना है डिफरेंट EMF का, तो E बराबर क्या होगा IR, I इंटू R। अब I की वैल्यू होगी V अपॉन R, दोनों को निकालें, I1 प्लस I2 होगी ना पैरेलल में, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 टोटल I, और इंटू R इक्वलेंट मैंने निकाला, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा, R1 R2 LCM, E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 वटे R1 प्लस R2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू हमारी आती है इक्वलेंट की, E1 R2 प्लस E2 R1 वटे R1 प्लस R2। इस तरह से ये इक्वलेंट की वैल्यू है। अब मिक्सिंग करते हैं हम, माना मैंने N सेल तो सीरीज में ले लिया, रोज ऐसे सेलों की पैरेलल में बना ली, जैसे कि यहाँ दिखाई गई है, N सेलों की सीरीज और ऐसी M रो मैंने बना ली। तो इसमें I की वैल्यू क्या होगी, I बराबर होगा टोटल EMF इसमें हो गई एक की NE, और बाकी ये पैरेलल में जुड़े हैं सबकी NE होगी। तो NE वटे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस सीरीज में NR वटे M, NR वटे M। तो ये वैल्यू इतनी आ गई। अब ये करंट को हम मैक्सिमम देखेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी, तो नीचे से देखें, अगर मैं इसको √MR का होल स्क्वायर प्लस NR का होल स्क्वायर माइनस 2√MN RR प्लस 2MN RR कर दें, इसका तो कोई महत्व है ही नहीं, तो ये इतना ही आ जाएगा। तो ये क्या होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू I मैक्सिमम होने के लिए ये नीचे की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब ये मिनिमम होने के लिए ये हमने एक फार्मूला तैयार कर दिया, √MR माइनस NR का होल स्क्वायर यहाँ तक प्लस ये बराबर मिनिमम। अब ये मिनिमम होने के लिए ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और ये 0 होने का मतलब √MR माइनस √NR का मतलब 0 होना चाहिए, और ये 0 का मतलब हमारा ये बन गया MR बराबर NR, और इससे ये रिज़ल्ट निकला R की जो वैल्यू है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, वो NR/M होना चाहिए, जो हमारी किसके बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। तो अगर हम सेल को मिक्स करें तो मैक्सिमम करंट कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स इक्वल होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब आती है पावर आप जानते हैं, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है, तो P बराबर W/T, और इसको हम जो है हीट एनर्जी होती है ये, इसकी वैल्यू आती है, P की वैल्यू VI या V²/R I²R। ये 3 फार्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी पावर इनटू टाइम, तो P अभी हमने बताई थी, P/T। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो कुछ भी आपके लिए प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट्री बॉक्स में पूछ सकते हैं।